हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि दोस्तों पता है आप लोग को कि हम मध्य प्रदेश जो हमारा टारगेट है, मध्य प्रदेश सहायक लोक जिला अभियोजन अधिकारी यानी एमपी एडीपीओ को लेकर हम कंटिन्यू दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ज़्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि काफ़ी समय है हमारे पास और आप समय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। शायद उम्मीद कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम आ जाए, उसके बाद हम 1-2 महीने के अंदर जैसे समय होगा हम उस समय शुरू तैयारी कर लेंगे। दोस्तों गलतफहमी होगी, ध्यान रखें इस बात का। आप धीरे धीरे कंप्लीट करते चलें हर एक चीज़ को, ठीक है। छोटे छोटे एक्टों को भी आप हल्के में ना लें और समय का इंतजार ना करें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। मुझे लगता है कि आप लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से मैं चाहता हूँ, ठीक है। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, डेली एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी आपको देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस तरह से आपकी तैयारी नहीं चल रही जिस तरह से मुझे उम्मीद थी, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरा 17वां वीडियो होगा, यानी मैं 16 एक्ट, जैसे हमारे 28 एक्ट हैं उसमें 16 एक्ट अब तक की मैं आपको समझा चुका हूँ। 17वां हमारा आज का ये वीडियो होगा। इसके अलावा शेष 11 एक्ट हमारे बाकी रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिस तरह के हमने 16 एक्ट कंप्लीट कराए हैं उससे लगता है नहीं है कि आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा या आपने तैयारी करी होगी। जिस तरह से मेरे पास सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से मेरे चैनल पर व्यू नहीं आए, मतलब व्यू नहीं है, माने ये माने कि हम लोग के वो तो आप लोग उसके हिसाब से आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ये मानना है यदि आप करना है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ लग जाइए। समय लंबा ना मानते हुए समय को आप, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। अच्छा वक्त मिला है तो बहुत बढ़िया समय है हमारे पास हर चीज़ को समझने का, ठीक है। और बार बार अध्ययन करें, बार बार रिवीजन करें ताकि जिससे आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। जो कुछ बच्चे का कमेंट था कि सर हर चीज़ हम कैसे याद रखें, सभी अध्यायों को या सभी सेक्शन बहुत ज़्यादा हैं या उनके लागू डेट बहुत ज़्यादा हैं और 28 सब्जेक्ट है सर, तो उनको कैसे याद रख पाएंगे हम लोग। तो वही दोस्तों, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें स्टडी करें तो आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। कि किसके दहेज प्रथा अधिनियम कब लागू किया गया, कब राष्ट्रपति की अनुमति मिली, कितने अध्याय हैं, ठीक है। बाल विवाह किस तरह से है या आईपीसी है, जैसे आरपीसी, जिस एक्ट को भी आप पढ़ें उसे बार बार पढ़ें, ठीक है। वक्त का इसी अंदाज से आप पूरा फ़ायदा उठाएँ, ना कि आप गंवाएँ। इस बात का ध्यान रखें। आज हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 क्रमांक 34 सन 2008। इसे 8 में बना दिया गया और 8 में ही लागू कर दिया गया। इसका दोस्तों सामान्य परिचय सामान्य वीडियो में डाल चुका हूं कि इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इस एक्ट को लाया गया। इसके पहले भी हमारे यहाँ सीबीआई काम कर रही थी, लेकिन इस एक्ट को महत्वपूर्ण इसलिए इसको लाया गया, ये सिर्फ आतंकवाद हमले को देखने के लिए भारत के अंदर कहीं भी, भारत में कहीं पर भी, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कोई घटना होती है किसी, ठीक है, आतंकवाद को लेकर, तो ये एजेंसी बिना किसी राज्य की अनुमति के पूरे राष्ट्र में कहीं पर भी ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है हमारी अभिकरण अधिनियम है ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये हमारी कहीं पर भी भारत में, ठीक है, जांच कर सकती है, ठीक है। और इसे जो लाने का श्रेय है जो काफ़ी समय से रहा है, लेकिन हम बात करें तो मुंबई हमले की जो घटना थी उसके बाद इस एक्ट को ज़्यादा प्रभावी माना गया और उसके मद्देनज़र इस एक्ट को सन 2008 में 31 दिसंबर 2008 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली। इससे पहले संसद में रखा गया था और इसे लागू भी उसी दिन कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्रमांक और ये सन 2008 होता है, इसी दिन ये लागू सन होता है हमारा, ठीक है। कुछ जगह आप देखते हैं कि अधिनियम 2008 सन 2009, ठीक है, तो लागू 9 में किया गया है, तो आपका ध्यान रखें। तो ये हमारा लागू सन होता है, तो इसे उसी दिन लागू कर दिया गया और काफ़ी चर्चा में रहा ये हमारा एक्ट 2019 में, ठीक है। तो जिसमें संशोधन अधिनियम 2019 को भी देखेंगे, समझेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन दोस्तों। इसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने सारे ही संशोधन बताया हूँ कि महत्वपूर्ण संशोधन 2019 में जो किए गए हैं उनका वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर नीचे दे दूँगा, उसमें आप जाकर देख लेना, ठीक है। और हम बात करें गणराज्य के दोस्तों, गणराज्य के 59वें वर्ष इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, ठीक है। और हमारा गणराज्य जो है हमारा भारतीय संविधान कब से लागू किया गया, और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। उस दिन से हम इसे साउंड करते हैं, ठीक है। कब से करते हैं? 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। तो ये हमारे 59वें वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। आइए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं इसके अध्याय और के धाराओं को स्टार्ट करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों ये, ठीक है, 2008 में लाया गया नया एक्ट है। अच्छे खासे हमें यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें कुल अध्याय की हम बात करें तो अध्याय दोस्तों इसमें 5 हैं, मैं लिखना भूल गया हूँ। अध्याय 5 और कुल धारा दोस्तों यहाँ पर हमारी 26 है, टोटल धारा 26 है और इसमें एक अनुसूची है,
ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, लेकिन इस बार 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, मात्र 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, और जिसमें 28 सब्जेक्ट हैं। पहले 32 सब्जेक्ट थे, 2 पेपर थे और दोनों में लाभ पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार 28 सब्जेक्ट हैं, 100 क्वेश्चन हैं। बहुत ही डीप में हमें अच्छे से समझना है दोस्तों, हर एक चीज़ को ध्यान रखें इस बात का। तैयारी यदि आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिएगा। देखिए कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। कितनी धाराएँ, 26 धाराएँ हैं। इसमें केवल अनुसूची कितनी है, तो एक अनुसूची है, ठीक है। और इसके यदि हम बात करें कब से राष्ट्रपति की अनुमति मिली, तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2008। लागू कब किया गया, तो 31 दिसंबर को ही इस एक्ट को लागू कर दिया गया, ठीक है। इसमें संशोधन कब किया गया, तो संशोधन 2019 दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस संशोधन को 2 अगस्त 2019 से लागू किया गया, ठीक है। इस संशोधन को 2 अगस्त 2019 से दोस्तों इसको लागू किया गया, इसे भी आप याद रखिएगा। और इसका क्रमांक 28, इसका क्रमांक 28 सन 2019, ठीक है। संशोधन 2019 में किया गया, लोकसभा में रखा गया, और इसको क्रमांक 28 है ना, और सन 2019 में लोकसभा में इस दिन रखा गया अगस्त 19 में ही, और 19 में इसे पास हो गया, ठीक है। और इससे सन 28 में इसको 2 अगस्त 2019 यानी क्रमांक 28 को सन 2019 में लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण तारीखें हो गई जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो हमने यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। तो कुल अध्याय की हम बात करें तो अध्याय 5 और धारा 26 से आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 धारा 1। अध्याय 1 की धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना, ठीक है। तो ये धारा आप सभी को याद होगी कि अभी सभी एक्टों में दोस्तों हमारी यही धारा होती है, और प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिएगा, देखना चाहें तो आप लोग सामान्य परिचय के बारे में। लेकिन फिर भी आइए इसका उद्देश्य बताता चलूँ मैं आपको कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों, करारों, अधिसमों तथा संयुक्त राष्ट्र उनके अभिकरणों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को क्रियान्वित करने के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियमों के अधीन अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्वेषण अभिकरण का गठन करने और उससे संबंधित सशक्त आनुषंगिक विषयों के लिए इस अधिनियम को लाया गया, ठीक है। तो थोड़ी तरह समझा दिए हैं आपको कि इस एक्ट को क्यों लाया गया। तो भारत की सुरक्षा, प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को यहाँ पर, ठीक है, तो इस उद्देश्य से इसको लाया गया है। आइए धारा 1 हमारी देखिए कि संक्षिप्त नाम, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 क्रमांक 34 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, क्लोज 2 बात करता है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, और भारत के बाहर भारत के नागरिकों भी ये इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर, और ये भारत के बाहर भारत के लोगों को, नागरिकों पर, सरकार की सेवा में व्यक्तियों को जहाँ भी हों उन पर, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयानों पर जहाँ भी वो हों व्यक्तियों को, और ऐसे व्यक्तियों को जो भारत के बाहर भारत के नागरिक के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं, जो अनुसूची में अपराध दिए हुए हैं या अपराध को बताया गया है वो अपराध करते हैं, तो उनको पर भी यह एक्ट लागू होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 क्लोज दिए गए हैं, ठीक है, इन्हें भी आप समझ लेना एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। हम बता चुके हैं, उम्मीद करते हैं धारा 1 हमारी ये कंप्लीट हो गई है। आइए धारा 2 बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, ठीक है, धारा आइए देखते हैं। अभिकरण दोस्तों, अभिकरण को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम क्या, एजेंसी। तो इस एजेंसी का जो परिभाषा दी गई है वो धारा 3 में दी गई है, ठीक है। धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अभिप्रेत है। धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अभिप्रेत है। उसके बाद संहिता से, तो संहिता से दोस्तों हर एक्ट में हमने देखा है CRPC 90, 73, 74 का 2, ठीक है, ये अभिप्रेत है। इसी की संहिता से हमारा CRPC, और उच्च न्यायालय से, वहाँ उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो है वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर विशेष न्यायालय स्थित है, ठीक है, जिसकी अधिकारिता के भीतर क्या है, विशेष न्यायालय स्थित है, ठीक। और गाँव में विहित के अंतर्गत बनाए गए नियम आते हैं, और लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है। तो धारा 15 के अधीन नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक यहाँ पर अभिप्रेत है, ठीक है, धारा 15 के अधीन, ठीक।
लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक दोस्तों धारा 15 में 3 को बताया गया है। अनुसूची की हम बात करें, ठीक है, तो अनुसूची से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है। जो हमको अनुसूची दी है एक, वो यहाँ पर बताई गई है, उनके बारे में, अपराध के बारे में बताया गया है। और उसके बाद हम बात करें अनुसूचित अपराध, तो दोस्तों अनुसूचित अपराध से अनुसूची में विनिष्ट अपराध अभिप्रेत हैं, ठीक है, जो अपराध दिए गए हैं। और विशेष न्यायालय से यथा स्थिति धारा 11, विशेष न्यायालय से धारा 11 या धारा 22 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय अभिप्रेत है, ठीक है। तो धारा 11 या धारा 22 के अधीन या धारा 22 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में कौन है दोस्तों? अभिहित सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय फिर अभिप्रेत है। और उन शब्दों और पदों को जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है, ठीक है, जो परिभाषित नहीं है इसमें, और संहिता में परिभाषित है। संहिता यानी हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो संहिता में हैं, ठीक है। संहिता में जो इसमें जो परिभाषा है और इसमें जो परिभाषाएं नहीं हैं वो हमारी CRPC से दी जाएगी, सेम टू सेम वैसे भी लागू यहाँ पर होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी परिभाषाएँ कंप्लीट हो गई हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। धारा 2 का हमें अभिकरण को बताया गया है, ठीक है, एक एजेंसी होगी। धारा 3 में बताया गया, समझेंगे धारा 3 देखेंगे जब। संहिता आपने समझ लिया, CRPC उच्च न्यायालय जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत क्या है, विशेष न्यायालय स्थित हो। विहित दोस्तों, विहित के अंतर्गत नियम आते हैं। लोक अभियोजक, ठीक है, सरकार, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करती है। धारा 15 में इसके बारे में बताया गया है। अनुसूची दोस्तों, अनुसूची जो दी गई है, और अनुसूचित अपराध, जो अपराध को, ठीक है, बताया गया है कि किसके लिए लागू होगा राष्ट्रीय अन्वेषण, ठीक है, अनुसूचित अपराध। विशेष न्यायालय दोस्तों धारा 11 या धारा 22 के अधीन सेशन न्यायालय यहाँ पर अभिप्रेत है। और संहिता में जो परिभाषित, जो परिभाषा इस एक्ट में नहीं दी गई है वो कहाँ से लेंगे हम लोग, और CRPC से उन परिभाषा को लिया जाएगा, ठीक है। धारा 3 बात करती है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन। दोस्तों राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन, हमारा अध्याय 1 कंप्लीट हुआ। अध्याय 2 जो बात करता है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, ठीक है। कि धारा 3 महत्वपूर्ण धारा है जो बात करती है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन। दोस्तों केंद्र सरकार पुलिस अधिनियम 1861 में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची विनिष्ट अधिनियमों के अधीन अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नामक एक विशेष अभिकरण का गठन कर सकेगी, ठीक है। दोस्तों कौन करेगा यहाँ पर गठन? तो केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। और पुलिस अधिनियम 1861 में के होते हुए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इस एक्ट को भी इसका याद रखिएगा। कौन गठन करेगी? केंद्र सरकार गठन करेगी। चलो 2 बात करता है हमारा, ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार इस निमित्त करे अभिकरण के अधिकारियों को अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण और ऐसे अपराधों में संपृक्त जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में संपूर्ण भारत में और किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि संबंधित राष्ट्र की देशी विधि के अधीन रहते हुए भारत के बाहर में सभी शक्तियाँ कर्तव्य जो विशेष अधिकार और दायित्व होंगे जो उसके अधीन कारित अपराधों के अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारी को होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो देश के अंदर कहीं पर भी, और विदेश की यदि बात करें तो विदेश में जाते हैं तो उस कानून के मद्देनजर जो विदेश में कानून लागू है वहाँ पर ये राष्ट्रीय अन्वेषण जो हमारे एजेंसी है वहाँ कार्य करेगी, ठीक है। तो कैसे करेगी? पुलिस अधिकारियों के जो करते हैं उसके समान, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी शक्ति है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर विस्तृत इसको शक्ति दी गई है। और इसके अलावा पहले जो हमारी CBI हैं लोगों को राज्य की अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन इस एजेंसी को राज्य की अनुमति नहीं लेनी होती है, ठीक है। और इसकी बात करें हम, इसका अभिकरण का उपनिरीक्षक या उससे ऊपर की पंक्ति या कोई अधिकारी ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए तो केंद्र सरकार नियम करे, निमित्त करे संपूर्ण भारत में उस क्षेत्र में जिसमें वहाँ तत्समय उपस्थित हो पुलिस थाने के भारत तक अधिकारी की किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। और ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय यथापूर्वक किसी इन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए ऐसे अधिकारी थाने की सीमाओं के भीतर कृत्यों का निर्वहन करने वाला पुलिस अधिकारी थाने का भारत तक अधिकारी समझा जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ धारा 3 हमको समझ में आ गई होगी। हम मोटे तौर पर बात करें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण गठन के प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 3 में किया गया है। कि सरकार इसका गठन कौन करेगी? तो केंद्र सरकार इसका गठन करेगी। इसके तहत तो ये दोस्तों ये पुलिस अधिनियम 1861 की किसी बात के होते हुए यहाँ पर बात, ये अधिनियम को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसको जो शक्ति है वो राष्ट्र में, राज्य में, राष्ट्र में, पूरे भारत में कहीं पर भी, और विदेश में दी गई इसको शक्ति जो है वो विदेश के कानून के साथ इसको शक्ति दी गई है। विदेश में भी ये अन्वेषण कर सकती है, ठीक है। तो धारा 3 हमारी कंप्लीट हुई दोस्तों। आइए धारा 4 बात करते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अधीक्षण। दो इसको साफ कर देते हैं दोस्तों इसे।
आइए दोस्तों, नेक्स्ट धारा देखते हैं हम, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अधीक्षण। अब देखिए दोस्तों, अभिकरण का अधीक्षण केंद्र सरकार में निहित होगा। किसमें होगा निहित दोस्तों? केंद्र सरकार में निहित होगा। और अभिकरण का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त महानिदेशक के रूप में अभिहित अधिकारी में निहित होगा, जो अभिकरण की बाबत किसी राज्य में पुलिस बल की बाबत पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रयुक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें केंद्र सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे। ठीक है, तो केंद्र सरकार को जो शक्ति दी जाएगी केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, और उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और जिन्हें केंद्र सरकार, ठीक है, निर्दिष्ट करे। केंद्र सरकार जो बातें उनको बताया यहाँ पर, वो अधीक्षणगण शक्तियों का प्रयोग करेगा। और धारा 5 बात करती है अभिकरण के गठन की रीति और सदस्यों की सेवा शर्तें। तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभिकरण का गठन ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित किए जाए, जो नियम बनाए जाएँ। और अभिकरण में नियोजित व्यक्तियों की सेवा शर्तें वो होंगी जो विहित की जाए, और सेवा शर्तें दोस्तों वो होंगी जो नियम बनाकर बताया जाए। ठीक है, नियम बनाकर बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर धारा 5 हमारी कंप्लीट हुई है। धारा 4 भी, धारा 5 भी हमारा अध्याय 2 कंप्लीट हुआ। आइए अध्याय 3 जो बात करता है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण। ठीक है, अब एजेंसी द्वारा क्या है, इन्वेस्टिगेशन किसे की जाएगी? तो अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण। अब जो अपराध बताए गए हैं, जो अनुसूचित किए गए हैं, ठीक है, उन अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरुआत हम देखते हैं डायरेक्ट में। किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित सूचना की प्राप्ति पर कोई सूचना प्राप्त होती है तो धारा संहिता की धारा 154 CRP संहिता, यानी आप इसका अच्छे समझना, आप परिभाषा में बता दिया गया है CRPC की धारा 154 के अधीन उसको अभिलिखित किए जाने पर, ठीक है, अभिलिखित को लिख लिया जाने के बाद पुलिस थाने का भारतीय अधिकारी उस रिपोर्ट को तत्काल राज्य सरकार को अग्रेसित करेगी। जिस थाने की भी बातें हैं वो पुलिस, वहाँ का पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उस राज्य सरकार को रिपोर्ट को अग्रेसित करेगा। फिर नंबर 2 बात करता है राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार को उसकी रिपोर्ट की प्राप्ति होगी और रिपोर्ट को उस यथासंभव शीघ्रता से केंद्र सरकार को अग्रेसित करेगी। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो हमारे को CRPC की धारा 154 के अधीन पुलिस अधिकारी तत्काल रिपोर्ट किसे देगा? राज्य सरकार को देगा। राज्य सरकार उस रिपोर्ट को तत्काल किसे देगा? केंद्र सरकार को देगा। ठीक है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार से रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई या अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से, जिस तारीख से केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्राप्त होती है कि तारीख से 15 दिन के भीतर वहाँ अवधारित करेगी कि अपराध अनुसूचित अपराध है या नहीं। ठीक है, दोस्तों, जो सूचना दी जाएगी वो 15 दिन के भीतर ये मालूम करेगा कि वह अपराध अनुसूचित अपराध है या नहीं, और अपराधों की गंभीरता और अन्य सुसंगत तत्वों को ध्यान में रखते हुए यह भी अवधारित करेगी कि वहाँ अपराध अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है या नहीं। वो जो मामला भेजा गया, ये मामला इसके पास आया है केंद्र सरकार के पास, या वास्तविक वो मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के लिए है या नहीं है, उनके लिए उपयुक्त है या नहीं है। यदि है तो वो सरकार उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगी, या नहीं तो फिर उसे ट्रांसफर करेगी दूसरे डिपार्टमेंट को। आई तो क्लोज 3 हो गया। क्लोज 4 बात करता है यहाँ केंद्र सरकार की राय है कि अपराध अनुसूचित अपराध है, या केंद्र सरकार की राय है कि अपराध अनुसूचित अपराध है, तो वहाँ के अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है, तो वहाँ अभिकरण के उक्त अपराध का अन्वेषण करने के लिए निर्देश देगी। ठीक है, तो उसको आदेश देगी दोस्तों कि इसको, केंद्र सरकार इस एजेंसी को, यदि वो अनुसूचित अपराध है। और 5 बात करता है इसका कि इस धारा में किसी बात के होते हुए यदि केंद्र सरकार की राय है कि कोई अनुसूचित अपराध कारित किया गया है, ठीक है, जिसका इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है, तो वहाँ 100 प्रेरणा से इस अभिकरण को उक्त अपराधों का अन्वेषण करने के लिए निर्देश दे सकेगी। तो ये केंद्र सरकार यहाँ पर उसको लगता है, मालूम पड़ती है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार उसको क्या करेगी, निर्देश देगी। और जहाँ कोई निर्देश उपधारा 4 के उपधारा 5 के दिन दिया गया है, तो वहाँ राज्य सरकार को अपराध अन्वेषण करने वाला राज्य सरकार का कोई पुलिस अधिकारी आगे अन्वेषण नहीं करेगा और तत्काल सुसंगत दस्तावेज और अभिलेखों को अभिकरण को प्रेषित करेगा। ठीक है, तो वो राज्य सरकार ना वो पुलिस अधिकारी को कोई कुछ भी अन्वेषण नहीं करेगा, और जो भी दोस्तों कागजात हैं, ठीक है, अभिलेख हैं, जो रिकॉर्ड हैं, वो उनको देगा, तो अभिकरण को पारित, ठीक है, पारित करेगा। और 7 बात करती शंका को दूर करने के लिए घोषणा की जाती है कि अभिकरण द्वारा मामले का अन्वेषण प्रारंभ करने तक पुलिस थाने के भारतीय अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वहाँ अन्वेषण जारी रखें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ धारा 6 आपको समझ में आ रही होगी, महत्वपूर्ण धारा है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब जहाँ केंद्र सरकार की राय है कि भारत के बाहर किसी स्थान पर जहाँ इस अधिनियम का विस्तार है
कोई अनुसूचित अपराध किया जाता है तो वहाँ अभिकरण इसको इस प्रकार से केस रजिस्टर करने, अन्वेषण प्रारंभ करने और निर्देश है कि मानव अपराध भारत में किया गया हो। ठीक है, विदेश में भी किया जाएगा तो उसको ऐसे छूट दी जाएगी मानव अपराध भारत में ही किया गया हो। ठीक है, और उपधारा 9 बात करती है आर्ट के प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय की अधिकारिता होगी। और उपधारा 8 के प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय को अधिकारिता होगी। दोस्तों ये 9 क्लोज हमारे कंप्लीट हुए, तो आपको 9 ही समझा दिया हूँ मैंने। उम्मीद करता हूँ धारा 6 आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये दोस्तों सही अनुसूचित अपराध जो बताए गए हैं इसकी रिपोर्ट 154 के अधीन पुलिस करेगा। पुलिस तथ्य का रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा, राज्य सरकार रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा और केंद्र सरकार ये मालूम करेगा कि यह अपराध अनुसूचित अपराध है या नहीं है और ये राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के लिए भेजने के लिए उचित है या नहीं है। यदि है तो वो उसको निर्देश देगा। ठीक है, और निर्देश देने के बाद फिर वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा और उसके बाद फिर राज्य सरकार और पुलिस अधिकारी वहाँ पर कोई अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे बल्कि उसकी सपोर्ट करेंगे। जो भी दस्तावेज के पास है रिकॉर्ड वो सब कुछ किसको देंगे, एजेंसी को देंगे। ठीक है, तो धारा हमारी 6 कंप्लीट हुई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ धारा 15 दिन के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। धारा 7 आइए, अन्वेषण राज्य सरकार को अंतरित करने की शक्ति। अब इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करते समय एजेंसी अपराध की गंभीरता और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए को ध्यान में रखते हुए यदि ऐसा करना समीचीन है तो राज्य सरकार को अनुरोध कर सकेगी कि वहाँ स्वयं अन्वेषण से संबद्ध हो या केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मामले को अपराध और अन्वेषण को विचारण के लिए राज्य सरकार को अंतरित कर सकेगा। ठीक है, तो वो लगता है तो वहाँ राज्य सरकार को अंतरित कर सकता है धारा 7 के अंतर्गत। ठीक है, आइए धारा 8 देखते हैं। हाँ ये दोस्तों नेक्स्ट धारा हमारी 8 बात करती है संसक्त अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति। तो अभिकरण किसी अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करते समय किसी ऐसे अपराध का भी अन्वेषण कर सकेगा जिसका अभियुक्त द्वारा किया जाना अभिकथित है यदि वहाँ अपराध अनुसूचित अपराध से सशक्त है। ठीक है, कोई दोस्तों संबंधित अपराध भी है यहाँ पर, वो संबंधित अपराधों का भी अन्वेषण कर सकता है, अन्वेषण करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, और धारा 9 बात करती है राज्य सरकार का राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सहायता देना। ठीक है, तो राज्य सरकार अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण के लिए अभिकरण को सभी प्रकार की सहायता और सहयोग देगी। ठीक है, राज्य सरकार सभी प्रकार की सहायता देगी। और 10 हमारा अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो इस प्रकार इस अधिनियम के में जैसा अन्यथा उपबंधित है कि सिवाय इस अधिनियम की कोई बात किसी अनुसूचित अपराध का तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन अन्य अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने की राज्य सरकार की शक्तियों का प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है दोस्तों, ये 10 धाराएं हमारी कंप्लीट हुई है। आइए अब नेक्स्ट में हम चलेंगे। अध्याय हमारा 3 कंप्लीट हुआ, 4 देखेंगे हम विशेष न्यायालय। ठीक है, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी नेक्स्ट धारा 11 को। ठीक है, हमने 10 धारा देखा और 3 अध्याय को देखा। आज हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट अध्याय और नेक्स्ट धाराओं को दोस्तों हम लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब तक मेरी समझाई हुई धाराएं आपको समझ में आई होगी। और ठीक है, 3 अध्याय हमारे कंप्लीट हुए, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों। ठीक है, नया एक्ट से शामिल किया गया है। आइए तो अध्याय 4 विशेष न्यायालय के बारे में बात करता है और इसकी धारा 11 बात करती है कि सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने की केंद्र सरकार की शक्ति। तो दोस्तों यहाँ सेशन न्यायालय किसे विशेष न्यायालय बनाएगा तो सेशन न्यायालय को, और कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। आइए इससे कुछ शर्तें दी गई हैं, जैसे कि ये विशेष न्यायालय बनाएगा तो किसकी परामर्श से, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श के पश्चात। आइए थोड़ी सी मैं आपको डायरेक्ट की लैंग्वेज बताता चलूँ। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूचित अपराधों के विचरण के लिए क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामलों के वर्ग से समूह के लिए जो अधिसूचना में विनिश्चित किए जाएं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श से एक या अधिक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेगी। ठीक है दोस्तों, कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। किसके परामर्श से करेगी, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, से परामर्श करने के बाद एक या अधिक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेगी। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण बात करता है इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय पद से उस राज्य का जिसमें विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किए जाने वाला कोई सेशन न्यायालय कार्य कर रहा है वो उच्च न्यायालय अभिप्रेत है। ठीक है, जहाँ पर भी उच्च न्यायालय जिस क्षेत्र अधिकार में आता है वहाँ उसका हाई कोर्ट हमारा अभिप्रेत है, उससे लगाया जाएगा। और क्लोज 2 बात करती है जहाँ किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, यहाँ किसी विशेष न्यायालय के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो वह प्रश्न केंद्र सरकार को निर्देशित किया जाएगा। तो वहाँ प्रश्न जो है वो केंद्र सरकार को बताया जाएगा
और जिसका उस विषय में विनिश्चय अंतिम होगा, और फिर केंद्र सरकार निर्णय देगी, वो निर्णय अंतिम होगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई विशेष न्यायालय को लेकर बातें होती हैं तो ठीक है, इसमें केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा। और यहाँ पर क्लोज 3 हटा दिया गया, 4 और 5, 6, 7 को दोस्तों संशोधन द्वारा 19 में हटा दिया गया। ठीक है, और क्लोज 9 बात करता है जब किसी क्षेत्रों के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय अभिहित किए जाते हैं तो उनमें कार्य का वितरण ज्येष्ठतम न्यायाधीश करेगा। ठीक है, यहाँ अधिक न्यायाधीश होते हैं तो वहाँ ज्येष्ठतम न्यायाधीश निर्णय करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ धारा 11 आपको समझ में आई होगी। आइए धारा 12 देखते हैं, बैठक का स्थान। दोस्तों, विशेष न्यायालय अपनी स्वप्रेरणा से क्या लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर, या तो अपनी प्रेरणा से या लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसा करना समीचीन समझता, उचित समझता है तो अपनी कार्यवाही के लिए बैठक के समान स्थान से भिन्न, जो स्थान निर्धारित है इससे भिन्न स्थान पर बैठक कर सकेगा। ठीक है, कौन कर सकेगा? विशेष न्यायालय स्वयं की स्वप्रेरणा से या फिर लोक अभियोजक की आवेदन पर। ठीक है, भिन्न स्थान पर भी बैठक कर सकता है। धारा 12 हमारी कंप्लीट हुई है। आइए धारा 13 देखते हैं दोस्तों, विशेष न्यायालयों की अधिकारिकता। ठीक है, एरिया के बारे में बात की गई है धारा 13। ठीक है, संहिता में किसी बात के होते हुए भी अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए गए प्रत्येक अधिसूचित अपराधों का विचरण केवल उसी विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया। जिस क्षेत्र में अपराध किया गया और जिस विशेष न्यायालय के अंतर्गत, जिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा ही अपराध की भाग अपराध किया गया था, वही इसकी स्थानीय अधिकारिता होगी। ठीक है, तो विशेष न्यायालय अधिकारिता क्या होगी दोस्तों? जिस क्षेत्र में अपराध किया गया उस क्षेत्र में लगे हमारे यहाँ पर विशेष न्यायालय की अधिकारिता होगी। शांति भंग हुए बिना अभियुक्त साक्ष्यों लोक अभियोजक विशेष न्यायालय के न्यायाधीश में या किसी की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाले बिना विचरण भेद से नहीं है या अन्यथा न्याय के हित में नहीं है तो उच्चतम न्यायालय किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उसी राज्य में या किसी अन्य राज्य में किसी अन्य विशेष न्यायालय को अंतरित कर सकेगा, और उच्च न्यायालय उस राज्य में स्थित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उसी राज्य में के अन्य भीतर विशेष न्यायालय को अंतरित कर सकेगा। और यथास्थिति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के इस धारा के अधीन कार्रवाई या तो केंद्र सरकार के हितबद्ध या किसी पक्षकार के आवेदन पर कर सकेगा, या तो केंद्र सरकार के हितबद्ध या किसी पक्षकार के आवेदन पर कर सकेगा। और ऐसा आवेदन समाधान के माध्यम से किया जाएगा तो उस दशा में सिवाय जब तक आवेदक भारत का महान्यवादी या शपथ पत्र द्वारा प्रतिज्ञान समर्पित किया गया हो। ठीक है, तो आप इसमें इतना ही याद रख लीजिएगा। धारा 13 हमारी अधिकारिता की बात करती है और जिस क्षेत्र में अपराध किए जाएंगे वहाँ की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ धारा 13 भी आपको समझ में आई होगी। आइए 14 देखते हैं, अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालयों की शक्तियाँ। अन्य अपराध दोस्तों जैसे कि जो अपराध इन्वेस्टिगेशन जो हमारी केंद्र की जो करती है एजेंसी, इसमें अन्य अपराध से संबंधित, तो आइए देखते हैं विशेष न्यायालय जहाँ वहाँ किसी अपराध का विचरण कर रहा हो उसी विचरण में ऐसे अन्य अपराध का भी विचरण कर सकेगा जिसका अभियुक्त पर संहिता के अधीन आरोप लगाया जा सके। ठीक है, इस भाई आतंकवाद से संबंधित मामला है ही सर, लेकिन अन्य कोई मामला अभियुक्त पर लगाया गया है तो संहिता के अधीन आरोप लगाया जा सकेगा। तो यदि वहाँ अपराध ऐसे अन्य अपराध से सशक्त है या ऐसे अपराधों से मिलता जुलता अपराध है संबंधित है, तो यदि वहाँ किसी अपराध की इस अधिनियम के अधीन किसी विचरण के अनुक्रम में वहाँ पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है, तो विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध के लिए दोषी ठहरा सकेगा। ठीक है, तो विशेष न्यायालय को यह शक्ति दी गई है दोस्तों, वैसे अपराध को भी यहाँ पर क्या ठहरा सकेगा, अन्य अपराध के लिए भी दोषी ठहरा सकेगा। और यथास्थिति इस अधिनियम द्वारा या ऐसी अन्य विधि के अधीन प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा या दंड निर्धारित कर सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों विशेष न्यायालय ऐसे मामले जो सशक्त हो लगे हुए हों ऐसे मामलों को भी यहाँ पर वो देख सकता है और दंडादेश दे सकता है। ठीक है, धारा हमारी 14 बात करती है, शक्तियाँ उसको दी गई है धारा 14 के अनुसार। आइए दोस्तों धारा 15 बात करती है लोक अभियोजक। तो केंद्र सरकार किसी को लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार एक लोक अभियोजक और एक या अन्य अधिक क्या होंगे अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकेगी। परंतु केंद्र सरकार किसी मामले या किसी वर्ग या समूह के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति भी कर सकेगी। ठीक है, लोक अभियोजक की नियुक्ति, अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति, इसके अलावा विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति भी केंद्र सरकार यहाँ कर सकती है।
ठीक है। और इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जब वहाँ कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय में रहा हो। ठीक है, तो यह आपने मेरे बाकी एक्टों को देखा होगा, तो आपने अभी ये लोक अभियोजक की परिभाषा को देखा होगा, तो आपने जाना होगा कि यहाँ कहीं पर भी हमने देखा तो वहाँ क्या है, 7 वर्ष तक का क्या हो, अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय उन्होंने किया हो, उसी व्यक्ति को ही क्या बनाया जाएगा, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक या विशेष लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक। ठीक है, और क्या है दोस्तों उसकी शर्त हमारे लिए, सहायक नहीं, सॉरी यहाँ पर हाँ क्या है, 7 वर्ष दोस्तों हमारे यहाँ पर विधि व्यवसाय उन्हें करा हुआ होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार लोक अभियोजक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को संहिता की धारा 2 खंड पा के अंतर्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा। और हमारी सीआरपीसी की धारा 2 में जो परिभाषा दी गई है, जैसे खंड पा में अंतर्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा, तदनुसार संहिता के उपबंध लागू होंगे और सीआरपी में जो बंद किए गए हैं वो यहाँ पर लागू होंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सीआरपीसी की धारा 2 खंड पा में लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है, वो यहाँ पर लगाया जाएगा और वहाँ पर लागू होंगे उसके नियम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ धारा 15 भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आइए धारा 16 देखते हैं, विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ। ठीक है, पावर और उसकी प्रोसीजर की बात की जा रही है। तो विशेष न्यायालय ऐसे तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे अपराध का गठन करते हैं या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर प्राप्त होने पर अभियुक्त को उसके विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना है किसी अपराध का संज्ञान कर सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों विशेष न्यायालय क्या कर सकता है, विशेष न्यायालय ऐसे तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर जो ऐसे अपराध गठन करते हैं या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियुक्त को उसके विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान कर सकेगा। ठीक है, एजेंसी यहाँ पर क्या बताया है, बिना किसी अपराध का संज्ञान यहाँ पर कर सकता है। और जहाँ विशेष न्यायालय द्वारा विचारण कोई अपराध 3 वर्ष से अधिक अनाधिक अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है, तो वह विशेष न्यायालय संहिता की धारा 260 की उपधारा 1 या धारा 262 के किसी बात के होते हुए भी या धारा 262 किसी बात के होते हुए भी अपराध का विचारण संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया कर सकेगा। ठीक है, सीआरपीसी की बात की जा रही है दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 260 262 के हिसाब से यहाँ प्रक्रिया के अनुसार प्रोसीजर के अनुसार किया कर सकेगा। और संहिता की धारा 263 से लेकर 265 तक जहाँ उपबंध हो सके इसको लागू होंगे। ठीक है, 263 से लेकर 265 तक के दोस्तों यहाँ पर लागू होंगे, धारा 16 में बात कही गई है। ठीक है, और धारा 17 हमारी बात करती है साक्ष्यों की संरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। दोस्तों जो साक्षी हैं, जो गवाह हैं, उनकी संरक्षा, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात कही गई है धारा 17 में। आइए देखते हैं, संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई यदि विशेष न्यायालय ऐसी वंशा करे तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों को बंद कमरे में की जा सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों विटनेस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई जो है वो कहाँ पर की जाएगी, बंद कमरे में की जाएगी। ठीक है, की जाएगी। यदि विशेष न्यायालय या उसके समक्ष किसी ठीक है, थोड़ा बच्चे हंगामा कर रहे थे। आइए दोस्तों धारा हमारी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ 17 भी समझ में आई होगी आपको। 18 देखते हैं, अभियोजन के लिए मंजूरी। धारा 18 हमारी, इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात की अभिकरण के लिए दिन प्रतिदिन के आधार पर है ना सदस्य किसी और से करने वाले। ठीक है दोस्तों, इसे इसमें इतने याद रख लीजिएगा, अभियोजन के लिए मंजूरी। ठीक है, तो कहा कार्रवाई किसी न्यायालय में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय संचित नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार की यहाँ पर मंजूरी अवश्य है। ठीक है, केंद्र सरकार की मंजूरी के सिवाय संचित नहीं की जाएगी, केंद्र सरकार की मंजूरी। ठीक है, धारा 18 हुई हमारी। आइए धारा 19 दोस्तों देखते हैं, विशेष न्यायालय द्वारा विचरण की अग्रता होना। तो विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध का इस अधिनियम के अधीन विचरण सभी कार्य दिवसों पर दिन प्रतिदिन के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, विशेष न्यायालय द्वारा जो अग्रता की बात की गई है, ठीक है, विचरण सभी कार्य दिवसों पर दिन प्रतिदिन के आधार पर किया जाएगा। और अन्य किसी अन्य न्यायालय में जो विशेष न्यायालय नहीं है, अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर उसकी अग्रता होगी। और ऐसे अन्य मामलों के विचारण पर
आदि मान्यता देकर पूरा किया जाएगा, तदनुसार ऐसे अन्य मामलों के विचरण आदि अवश्य हो आज ताकिद रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ धारा 19 समझ में आई होगी। धारा 20 हमारी बात करती है नियमित न्यायालयों को मामले अंतरित करने की शक्ति। ठीक है, नियमित मतलब रेगुलर मामलों, रेगुलर है कोर्ट हैं, वहाँ पर मामलों को ट्रांसफ़र करने की पावर, शक्ति। तो जहाँ किसी अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात विशेष न्यायालय की राय है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, तो वहाँ इस बात के होते हुए भी कि उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, तो ऐसे अपराध के विचारण के लिए मामले को संहिता के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय को अंतरित कर सकेगा। वहाँ न्यायालय उसको मामले को अंतरित किया गया और अपराध के विचारण इस प्रकार कार्रवाई करेगा मानो वो अपराध संज्ञान उसने लिया हो। ठीक है, तो मान लीजिए वो विचारण करने के लिए उसको अधिकारिता नहीं है, तो ऐसे मामले को वो उस कोर्ट में हस्तांतरित कर देगा जिस मामले में उसको अधिकारिता है। ठीक है, और धारा बात की गई है नियमित न्यायालयों को मामले की अंतरित करने की शक्ति। ठीक है, धारा 20 उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। आइए धारा 21 देखते हैं जो बात करती अपील के बारे में। आइए दोस्तों नेक्स्ट धारा देखते हैं, अपील के बारे में प्रावधान करती धारा 21। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं इसे हम लोग। संहिता में किसी बात के होते हुए, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश को जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, तथ्य और विधि दोनों के संबंध में, तथ्य या विधि दोनों के संबंध में वो अपील उच्च न्यायालय को होगी। ठीक है, फैक्ट हो चाहे ला के संबंधित हो, दोनों मामलों में जो है न्यायालय जो अपील है वो कहाँ पर होगी, तो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में होगी। ठीक है, और उपधारा 1 के अधीन, जो उपधारा 1 में बात करी हमने, इसके अधीन प्रत्येक अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय को 2 न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा की जाएगी। क्योंकि कितने न्यायाधीश द्वारा, तो 2 न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा की जाएगी। और जहाँ तक संभव हो अपील ग्रहण करने की तारीख से, जिस दिन अपील को ग्रहण की गई है, ये तारीख से 3 मास के भीतर निपटान किया जाएगा। कितने मास के अंदर दोस्तों, 3 मास यानी 3 महीने के भीतर निपटान किया जाएगा। ठीक है, 3 मास के भीतर उसको निपटान किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना अपील कहाँ पर होगी, हाई कोर्ट में होगी। और उस कितने न्यायाधीशों द्वारा होगी, 2 न्यायाधीश द्वारा। कितने मास के भीतर होगी वो सुनवाई, ग्रहण की तारीख से 3 मास के भीतर। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, तो विधि या तथ्य के संबंध में जो अपील है वो हाई कोर्ट में होगी। ठीक है, 2 न्यायाधीश द्वारा यहाँ पर, और 3 मास के भीतर इसका निपटान किया जाएगा। इसका क्लोज 3 बात करता है यथोक्त पूर्वोक्त के सिवाय किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के जिसके अंतर्गत अंतर्वर्ती आदेश भी है, किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा। ठीक है, और 4 बात करता है संहिता की धारा 378, सीआरपीसी की धारा 378 की धारा उपधारा 3 क्लोज 3 में किसी बात के होते हुए भी जमानत मंजूर करने या उससे इनकार करने के लिए विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय को होगी। ठीक है, कहाँ पर होगी, अपील उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को होगी। और क्लोज 5 बात करता है इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस निर्णय, दंडादेश या आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अवधि दी गई है हमारी, वो दी गई है 30 दिन के भीतर, यानी 1 माह। ठीक है, 1 माह के भीतर की जाएगी। और इसका परंतु बात करता है उच्च न्यायालय 30 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात, ये 30 दिन की अवधि समाप्ति के पश्चात किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा। किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास 30 दिन की अवधि के भीतर अपील ना करने का पर्याप्त कारण हो। ठीक है, 30 दिन के भीतर अपील करने होगा। लेकिन दोस्तों अपील मान लीजिए पर्याप्त कारण है, तो पर्याप्त कारण होने के बाद वो अपील को 30 दिन के बाद भी और 90 दिन की समाप्ति के पश्चात, उससे पहले अपील ग्रहण कर सकता है पर्याप्त कारण हो, लेकिन 90 दिन की समाप्ति के पश्चात कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 30 दिन जो है वो पीरियड है, टाइम पीरियड, लेकिन वो विशेष पर्याप्त कारण है तो 90 दिन तक। ठीक है, इसके बाद कोई भी कारण यहाँ पर नहीं उसका सहारा लिया जाएगा। आइए धारा 22 सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने की राज्य सरकार की शक्ति। अभी तक हमने देखा है केंद्र सरकार की शक्ति, धारा 22 में दिया गया है राज्य सरकार की शक्ति।
आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट धारा हमारी अध्याय 5, जो बात करता है प्रैक्टिकल के बारे में, मिसलेनियस के बारे में। और इसमें दोस्तों कुल 4 धारा बची हमारी शेष। ठीक है, आइए धारा 23 देखते हैं हम लोग, नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो धारा 23 के अनुसार हाईकोर्ट को शक्ति दी गई है इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए। शक्ति दी गई काय को, हाईकोर्ट को नियम बनाने की। ठीक है, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण धारा है, पूछी जा सकती है कि उच्च न्यायालय को, हाईकोर्ट को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दिया गया है। तो धारा 23 में दिया गया है उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान धारा 23 में दिया गया है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगा जिन्हें वह अपने राज्यक्षेत्र के भीतर विशेष न्यायालयों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अवश्य समझे। ठीक है, तो अवश्य समझे यहाँ पर वो नियम बना दिया कौन दोस्तों, हाईकोर्ट। ठीक है, हाईकोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया धारा 23 में, याद रखिएगा। आइए धारा 24 दोस्तों, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। हर एक में हमने देखा है कि धारा में अधिकतर मिली है। ठीक है, इससे आप परिचित होंगे, फिर भी हम बता देते हैं। इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। केंद्र सरकार राज्यपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेशों द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम को उपबंधों से असंगत ना हो। ठीक है, ऐसे उपबंध करेगी जो इससे असंगत ना हो और उससे कठिनाई को दूर करने के लिए जो अवश्य हो, समिति प्रतीत हो, वह यहाँ सरकार करेगी। ठीक है, परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश उस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। ठीक है, लगभग आपने देखा होगा 2 वर्ष के पश्चात। ठीक है, 2 वर्ष के पश्चात, समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। सब जगह हमने यही देखा है। ठीक है, 2 वर्ष के पश्चात, ठीक है, ये याद रखिएगा, नहीं किया जाएगा। और इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में याद रखिएगा, इसको आप इस धारा से परिचित होंगे। ठीक है, और यही प्रावधान रहते हैं 2 वर्ष और संसद के समक्ष रखे जाना। ठीक है, आइए धारा 25 दोस्तों, नियम बनाने की शक्ति। दोस्तों केंद्र सरकार, यहाँ पर भी केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है धारा 25 के अधीन, धारा 23 के अधीन हाईकोर्ट को, धारा 25 के अधीन केंद्र सरकार को। ठीक है, तो दोस्तों केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। ठीक है, धारा 25 के बारे में बताया गया है। आइए धारा 26 दोस्तों देखते हैं, नियमों का रखा जाना। कहाँ पर रखे जाएंगे नियम, आइए हम आपको बताते हैं। संसद की पटल में रखा जाते हैं दोस्तों, ये आपको बेसिक बात बताता चलूं मैं। इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वहां सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। और वो अवधि एक सत्र में या अधिक अनुक्रमिक पूरी 2 सत्रों में पूरी हो सकेगी। ठीक है, और इस सत्र के पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदनों में उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं और तत्पश्चात वहां परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। और यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं तो वहां नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वहां नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित से निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों इस तरह हमारी धारा 26 कंप्लीट हुई और ये हमारा एक्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ एक्ट काफी समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज तैयारी पर विशेष ध्यान दीजिए। समय पे आप बिल्कुल मत होती कि समय ज्यादा है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।